हाय स्टूडेंट्स, बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए आज हम चलते हैं क्लास 8 में हिस्ट्री के साथ लेसन 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरी द कंपनी इस्टेब्लिश पावर। बेटा दिस इज द 7th एंड लास्ट वीडियो ऑफ दिस लेसन। द मेन टॉपिक इज सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंपनी आर्मी। स्टूडेंट्स एज यू नो दैट कि हम लोग इस सेशन में 6 वीडियो पहले कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब से जा कर के देख लें। और ये आज का मतलब इस टॉपिक का या इस सेशन का कर सकते हैं लास्ट और आखिरी वीडियो होगा। तो आप इसको ध्यान से सुने और मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपके ग्रुप में भेज दिया हूँ, आप उसको राइट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको भी पता है कि अब जो हमारा एग्जामिनेशन है वो आपका पीरियोडिक टेस्ट 1 अगस्त में होने वाला है। इसके लिए मैं सिलेबस आपको सेंड कर दूँगा, तो आप लोग तैयारी अपना लगे रहिए, ठीक है। तो आइए चलते आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। एज यू नो दैट कि इन द प्रीवियस जो पिछले वीडियो था उसमें हमने देखा कि जो ब्रिटिश कंपनी थी वो अलग अलग हमारे जो है इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, जैसे मद्रास वगैरह हो गया, आपका कलकत्ता वगैरह हो गया, अदर्स पार्ट में जो है वो किस तरह से वो उन्होंने अपना जो अधिकार कब्जा कर लिया और वहाँ के गवर्नमेंट को किस तरह से मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आज हम बात करेंगे कि जब लगभग मैक्सिमम एरिया हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गया तो उन्होंने अपने हिसाब से किस तरह से कंट्रोल करने का प्रयास किया था, उसके लिए उन्होंने क्या क्या मतलब व्यवस्थाएं लागू की थी, इसको हम आज देखने वाले हैं इस लेसन में, ओके। तो बेटा अगर आपके पास पेज नंबर 21 अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 21 को ओपन कर लीजिए ताकि आपको लाइन बाय लाइन की स्टोरी समझ में आ जाए, ओके। वारेन हेस्टिंग्स, हमने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद बहुत सारे जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स और सारे गवर्नर जो हमारे कंट्री पर आए और कंपनी को कंट्रोल करते थे, कंपनी का सब कुछ देखते थे। और हम यहाँ बात करेंगे वारेन हेस्टिंग्स जब आया था जनरल गवर्नर के रूप में हमारे कंट्री में 1773 से 1785 तक रहा, उन्होंने क्या क्या वर्क किया था। तो कंपनी को एक तरह से इस्टेब्लिश किया, एक तरह से इंडिया में जो रूलिंग सिस्टम्स है, जो न्याय जो व्यवस्था है उसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया। तो देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 to 1785 was one of the many important figures who played in a significant role in the expansion of the company power। यानी कंपनी को पावर या कंपनी का अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण अगर कोई रोल किया है तो वो है आपका वारेन हेस्टिंग्स। देखते हैं By his time the company had acquired power not only in Bengal। जब वारेन हेस्टिंग हमारे कंट्री में आए तो उस समय केवल बंगाल का ही पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में नहीं गया था, बल्कि बॉम्बे का, मद्रास का भी जो पावर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में चला गया था। ब्रिटिश टेरिटोरी वेयर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड द प्रेसिडेंसी। और जिस एरिया ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना पावर जो है एक्वायर्ड कर लिया था, अपने अंडर में ले लिया था, उस एरिया का प्रशासनिक व्यवस्था देखने के लिए वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसको कहते हैं प्रेसिडेंसी। जैसे आज हम लोग जैसे मुगल साम्राज्य जो है राज्य को सूबा में बांटते थे, सूबेदार उसका होता था, और आज हम लोग अपने कंट्री को स्टेट में बांट रखे हैं, ठीक है। स्टेट को फिर डिस्ट्रिक्ट में बांट रखे हैं। उसी प्रकार ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भी अंडर में एरिया आता था या आया था उसको उन्होंने प्रेसिडेंसी में डिवाइड कर दिए थे ताकि वो उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सके और उसमें न्याय व्यवस्था को देखा जा सके। देयर वेयर 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। और उस समय जब वारेन हेस्टिंग्स हमारे कंट्री पे आए थे तो केवल 3 प्रेसिडेंसी उनके अंडर में थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे का। ईच वाज रूल्ड बाय द गवर्नर, और सभी का शासन जो है गवर्नर के अंडर में होता था। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल। और जो उस एरिया का या फिर प्रेसिडेंसी का जो मालिक होता था या जो हेड होता था उसको बोलते थे गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। यानी कि यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि नेम द गवर्नर दैट इंट्रोड्यूस द सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ओके। यानी कि ऐसा कौन सा जनरल गवर्नर है जो कि भारत में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुधारने का कार्य किया था, तो वो कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। आप इसको राइट कर लेंगे, ओके।
फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज इस्टेब्लिश, और मतलब 1772 के बाद जो है वारेन हेस्टिंग ने एक न्याय व्यवस्था की नई तरीके या नई सिस्टम जो है लागू किया था। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज हैव 2 कोर्ट्स, और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स की व्यवस्था की थी। एक जो है आपका क्रिमिनल कोर्ट और एक है फौजदारी अदालत। आज भी हमारे यहाँ 2 व्यवस्थाएं होती है और एक सिविल कोर्ट था, ठीक है। क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी बोलते हैं और सिविल कोर्ट को दीवानी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक होता है कि एक मतलब ज़मीन वगैरह का विवाद जो होता है उसको देखने का अलग कोर्ट होता है, उसको दीवानी बोलते हैं, सिविल कोर्ट बोलते हैं। और मान लो कहीं मारपीट होता है, लूटकांड होता है, मर्डर वगैरह होता है, उसका केस देखने के लिए उसको बोलते हैं क्रिमिनल कोर्ट या फिर फौजदारी कोर्ट, ओके, अदालत। तो 2 प्रकार की व्यवस्थाएं ये आपको हमारे कंट्री में सबसे पहले वारेन हेस्टिंग ने ही लाए थे, ओके। मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉ और द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रेसिडेड ओवर civil court. The criminal courts were still under the काजी and the मुफ्ती but under the supervision of collectors। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बात दी गई है कि हमारे कंट्रीज में चूँकि यहीं के लोगों से शासन कराने का कार्य किया गया है, तो जो मौलवी हुआ करते थे, मौलवी कौन होते हैं? जो मुस्लिम समुदाय के जो पुजारी होते हैं, जो मस्जिद में नमाज वगैरह अदा करते हैं, उन्हें बोलते हैं। तो मौलवी और जो हिंदू में होते हैं जो पंडित, वे क्या करते हैं? भारत के नियम कानून को देख रेख करते थे, और जो यूरोपियन कंट्री के जो डिस्ट्रिक्ट थे, जो कलेक्टर थे, उसके अंडर में। और क्रिमिनल कोर्ट में क्या होता था? क्रिमिनल कोर्ट में काजी होते थे। अब काजी क्या है? काजी एक उर्दू वर्ड है और इसका अर्थ होता है जज, ठीक है, जो कि कोर्ट में न्याय मतलब फैसला सुनाते हैं, उसे काजी बोलते हैं। एंड मुफ्ती, मुफ्ती क्या होता है? तो मुफ्ती भी कह सकते हैं, एक तरह से काजी को हेल्प करने वाले वो होते हैं, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर्स। लेकिन ये जो भी न्याय व्यवस्था वर्क करते थे वो सुपरविजन में होता था, और उस सुपरविजन कौन करता था? कलेक्टर्स, ओके। तो आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज 22। अ मेजर प्रॉब्लम वाज दैट द ब्राह्मण पंडित, सबसे बड़ी समस्या थी ब्राह्मण पंडितों के साथ, गिव डिफरेंट इंटरप्रेशंस ऑफ लोकल लॉ बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द धर्मशास्त्रा। यानी कि जो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी कि जो इंटरप्रेशन हो रहा था वो अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरीके का धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग जो हो रहा था, ओके। धर्मशास्त्र में एक्चुअली क्या था कि प्रिस्क्राइब्ड सोशल रूल्स एंड द कोड्स ऑफ द बिहेवियर कंपोज्ड फ्रॉम 500 BC ऑनवर्ड्स। यानी कि जो 500 BC में जो समाज में सोशल और जो है आपको रूलर्स या पॉलिटिकल्स जो है बिहेवियर के लिए वो कंपोज किया गया संस्कृत लैंग्वेज में, उसी को बोलता है धर्मशास्त्र। टू ब्रिंग अबाउट द अनफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स वेयर आस्क्ड टू compile a digest of Hindu laws। N.B. Halhed translated, नाम है उनका N.B. Halhed, ट्रांसलेटेड इन द डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। यानी कि जो धर्मशास्त्र में लिखी हुई बातें थी, ठीक है, उसको N.B. Halhed ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ताकि उसको आसानी से समझा जा सके ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। बाई 1778 द कोड ऑफ मुस्लिम लॉ वाज आल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूरोपियन जजेज। क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन जजेज थे, वे लोग इंग्लिश लैंग्वेज जानते थे या अदर लैंग्वेज जानते थे, तो जो उर्दू या संस्कृत में जो लिखी हुई बातें थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया ताकि उन लोगों को समझने में आसानी हो। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश, और 1773 के नियम के अकॉर्डिंग जो है न्यू एक नया सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई। वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील द सरदार निजामत अदालत वाज आल्सो सेटअप एट कलकत्ता, और कलकत्ता में इस प्रकार से एक कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर्स, और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट वो था उसमें कलेक्टर हुआ करते थे। एज द टाइटल सजेस्ट हिज मेन जॉब वाज टू
collect revenue and taxes and maintain law and order in his district with the help of the judges। यानी कि जो कलेक्टर हुआ करते थे उनका मेन वर्क था रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्स वगैरह जो है नियम कानून को जज के सहायता से मेंटेन करना और पुलिस अफसरों के साथ साथ। हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट, और उसको ऑफिस को हम लोग कलेक्ट्रेट आज भी कहते हैं, समाहरणालय इसको हिंदी में कह सकते हैं। ओके, बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज द स्टेटली रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी। आगे देखते हैं कि द कंपनी आर्मी जो एक टॉपिक है, कंपनी ने अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए एक आर्मी की व्यवस्था की थी। ठीक है, colonial rulers in India brought the same new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength। यानी कि उन्होंने बहुत कुछ सुधार तो किया प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, लेकिन इसके साथ साथ जो है अपने पावर को मिलिट्री के साथ साथ जो है इंक्रीज किया। द मुगल्स आर्मी वाज मेनली कंपोज ऑफ क्लेवरी, यानी कि शावर, यानी कि मेन जो मुगल समय में जो आर्मी हुआ करते थे वो मेनली आपको स्लेवरी सावर हुआ करते थे। ट्रेंड सोल्डर, मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाती थी ऑन द हॉर्स बैक एंड द इन्फेंट्री, दैट इज पैदल फुट शोल्डर। यानी कि जो मुग़ल शासनकाल में जो सैनिक हुआ करते थे उसमें से घोड़े गाड़ी उनको ट्रेन किया चलाने के लिए या घोड़े पे या इन्फेंट्री पैदल या फिर ऐसे मतलब करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या था, दे वेयर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, यानी कि तीर अंदाजी जो है उसको वो ट्रेनिंग होती थी। एंड द यूज ऑफ द शॉर्ट, यानी कि तलवार चलाना, तीर धनुष चलाना, यही बस केवल ट्रेनिंग हुआ करती थी मुग़ल काल में। द क्लेवरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुग़ल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री। यानी कि इस तरह से जब मुग़ल शासनकाल में नहीं लगा कि भाई हमारे पास इतने आर्मी होने चाहिए, इस ढंग से ट्रेन होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से काम चलता था लोकल एरिया में फाइट करना था तो उसको पैदल या हाथी या घोड़े वाले सैनिकों से काम चला लिया करते थे। द रूरल एरियाज हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट एंड द लोकल जमींदार्स ऑफन सप्लाइड द मुगल्स विद द पैदल सोल्डर्स। हम लोग इसको पिछले भी वीडियो में देखा था या आगे भी हम देखेंगे कि जो मुग़ल शासन में क्या जो ग्रामीण एरिया होता था तो वहाँ जो वो होते थे क्या वो ज़मींदार हुआ करते थे या फिर बड़े बड़े पीजेंट हुआ करते थे, उनको जिम्मा उसको मतलब ये दिया गया था, सौंपा गया था कि भाई आप फार्मिंग काम करेंगे, लेकिन जैसे ही मतलब राजा को ज़रूरत पड़ेगी सैनिकों की तो आप अपने किसानों को ट्रेंड करके युद्ध के लिए भेजेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था पहले थी। अ चेंज अकर्ड इन द 18th century व्हेन मुगल सक्सेसर state like Awadh and Banaras started recruiting peasants into the armies and training them as professional soldiers. The East India Company adopted the same method when it began recruitment for its own army। यानी जिस तरह से पहले मतलब मुग़ल शासन काल में आर्मियों की व्यवस्था की जाती थी या रिक्रूटमेंट की जाती थी, तो स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी भी उसी तरीके से रिक्रूटमेंट अपने सैनिकों के लिए की थी। विच केम टू बी नोन एज द सिपॉय आर्मी। इसको सिपॉय आर्मी या फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही, जिसको हम सिपाही बोलते हैं, उसी का वो अपना वो नेम वर्ड है सिपॉय, मीनिंग शोल्डर। इसको इंग्लिश में क्या होता है, शोल्डर होता है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी उसी के अकॉर्डिंग या उसी तरीके से अपने लिए भी सैनिकों का रिक्रूटमेंट किया करता था स्टार्टिंग में। एज वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम द 1820, और 1820 के आते आते जो युद्ध की सामग्री था या फिर तकनीकी था वो चेंज हो गया। द क्लेवरी रिक्रूटमेंट कंपनी आर्मी डिक्लाइंड, और जो क्लेवरी थे वो समाप्त हो गया। दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वाज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट, वेयर सोल्डर्स वेयर आर्म्ड विद द मस्केट्स एंड द matchlocks. With the soldier of the company army had to keep pace with the changing military requirements and infantry regiments now becomes more important। जब भाई मुग़ल शासन काल मुग़ल वो थे तो अपने ही टेरिटोरी के आसपास लड़ाई किया करते थे, उसको किस तरह से घोड़े हाथी पैदल सैनिकों से काम चलता था। लेकिन जब मुगल्स आए, जब ब्रिटिश कंपनी आई तो उसको फाइटिंग जो अलग अलग कंट्री से जैसे बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट से करना होता था,
तो वहाँ के जो सैनिक हुआ करते थे वो न्यू टेक्नोलॉजी या आधुनिक जो है उससे ट्रेंड हुआ करते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी क्या करने लगी, अपने सैनिकों को नए नए टेक्नोलॉजी या नए नए तरीके से ट्रेन करना स्टार्ट कर दी थी। इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नए तरीके से अपना मिलिट्री कल्चर को डेवलप करने का किया, स्टार्टिंग किया। सोल्डर वेयर इंक्रीजिंगली सब्जेक्ट टू द यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, और ये अपने सैनिकों को या अपने सोल्डर्स को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया, उनको नए नए जो है औजार देने शुरू कर दीजिए। ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेट देयर लाइफ फार मोर दैन बिफोर। Often these created problems since caste and community feeling were ignored in building a force of the professional soldiers। यानी प्रोफेशनल सोल्डर्स आप ही देखेंगे आज ही हमारे मिलिट्री में अलग अलग कई स्टेट के लोग, कई लैंग्वेज के लोग, कई जात के लोग, कई धर्म के लोग इंक्रीज हैं, मतलब उसमें इंक्लूड हैं, लेकिन मिलिट्री में सबको बराबर रखा था, सबको इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ये जो फीलिंग्स है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही पहले से स्टार्टिंग कर रखी थी। वुड दे सी देमसेल्फ ओनली एज ए सोल्डर, उन्हें केवल वो मानते कि हम केवल सैनिक हैं और हमारा वर्क है केवल देश की रक्षा करना, ठीक है। एंड नॉट मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, इसमें किसी जात धर्म के मेंबर्स नहीं मानते थे। व्हाट डिड द सिपॉय फील, सिपॉय जो सोल्डर थे क्या फीलिंग करते थे। हाउ डिड दे रिएक्ट, इस प्रकार की बातें हम लेसन 5 में पढ़ेंगे, जब देखेंगे रिवोल्ट 1857 का पढ़ेंगे तो, ठीक है। बताइए आपका लेसन आज यहीं कंप्लीट होता है और इसका मैं क्वेश्चन आंसर भेज दिया हूँ, आप उसको राइट कर लीजिएगा, ठीक है। और जब हम फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेसन, हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, रूलिंग द कंट्री साइड लेसन 3 को अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, फिर बना लीजिए, फिर हम मिलते हैं। ओके, गुड बाय।